आज के दिन में 8 एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर बाजार में सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं और उन 8 एनएफओ में से एबीएसएल, बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व, पीजीआईएम, क्वांट और एसबीआई के एक एक एनएफओ हैं और निप्पॉन इंडिया के 2 एनएफओ हैं। आज हम चर्चा करेंगे बजाज फिनसर्व के एक एनएफओ की जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड पे आगे चर्चा करने के पहले हम बता दें कि बजाज फिनसर्व ने म्यूचुअल फंड में 2023 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है और ये लार्ज एंड मिड कैप इंक्लूडिंग 4 इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। उन 4 में से 2 इक्विटी फंड ईटीएफ के हैं, एक फ्लेक्सी कैप के हैं और चौथा ये लार्ज एंड मिड कैप फंड की है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट का ओपन एंडेड फंड है जो 6 फरवरी 2024 को इसका एनएफओ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, यानी कल ये लॉन्च हो चुका है और ये बंद होगा 20 फरवरी 2024 को। और एनएफओ बंद होने के विदिन 5 बिजनेस डे इनके यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। जब इनके यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे उसके 5 बिजनेस डे के अंदर इनका रीपर्चेज यानी ओपन फॉर रीसेल एंड परचेज के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 500 रुपये करने हैं। 500 रुपये के ऊपर कोई 1 रुपये के मल्टीपल पे कोई अमाउंट कर सकते हैं। एडिशनल परचेज भी यदि करने हैं आपको तो 500 रुपये मिनिमम होंगे और उसके ऊपर 1 रुपीज़ के मल्टीपल में कोई अमाउंट कर सकते हैं। यदि बात एसआईपी की करें तो इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये हैं और मिनिमम इंस्टॉलमेंट्स जो होंगे ये 6 होंगे। यदि बात करें इसके नॉमिनेशन की, जो कि सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है, उसमें कहते हैं कि आपको नॉमिनेशन का मैंडेट देना पड़ेगा आपको हर एक इन्वेस्टर्स को। और यदि कोई इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि उसको नॉमिनी नहीं बनाना है, नॉमिनेशन नहीं करना है, तो उनको नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भी उन्हें भरना पड़ेगा। इसमें जैसे सब म्यूचुअल फंड्स में है 2 प्लान 2 ऑप्शन, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है और ऑप्शन में होंगे ग्रोथ एंड आईडीडब्ल्यू। और यदि आपने ऑप्शंस में कोई ऑप्शंस फिल नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये ग्रोथ ऑप्शन माना जाएगा। यदि बात करते हैं इसकी एंट्री लोड और एग्जिट लोड की, तो एंट्री लोड हर म्यूचुअल फंड में नील होता है, इसमें भी नील है, लेकिन एग्जिट लोड हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। और उस हिसाब से यदि हम देखते हैं कि यदि आप 6 महीना के बाद आप रिडीम करेंगे, जितने इन्वेस्टमेंट करेंगे आइदर थ्रू एनएफओ और आफ्टर द ओपनिंग ऑफ रीपर्चेज एंड परचेज ऑप्शंस के लिए, तो 6 महीने के अंदर रिडीम करेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यदि 6 महीने के अंदर आप चाहते हैं इसको रिडीम करना, तो यदि 10% तक जितना यूनिट है उसके 10% तक यदि रिडीम करेंगे तो आपको कुछ एग्जिट लोड नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन 10% से ऊपर यदि करना चाहते हैं तो जितना भी 10% से ऊपर करेंगे उस यूनिट्स पे उसके एनएबी के जो अप्लीकेबल होगा उसके उस पर 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि बात करें इसके बेंचमार्क की, इसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई है और सेज दैट द एएमसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल इज कंड्यूसिव टू लो पोर्टफोलियो टर्नओवर। इसका मतलब इसका जो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट स्टाइल है उसमें पोर्टफोलियो टर्नओवर यानी पीटीओ कम रहने की पूरी संभावना है। यदि आप किसी एडवाइजर के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, यानी उस आदमी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे जिसके पास वैलिड एआरएन नंबर मीन्स एमएफआई रजिस्ट्रेशन नंबर है, यदि उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं और यदि लमसम या एसआईपी उसमें से कोई भी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और वो अमाउंट 10,000 रुपये से कम होगा तो आपको कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेंगे। दूसरी बात, यदि आप किसी वैलिड एआरएन होल्डर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने का अमाउंट 10,000 या उससे अधिक हो, चाहे वो लमसम हो या एसआईपी हो, एसआईपी के केस में कमिटमेंट चार्ज होता है, लमसम में 1 टाइम करना पड़ता है। यदि वो अमाउंट 10,000 से अधिक है और यदि आप म्यूचुअल फंड के नए इन्वेस्टर्स हैं, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 150 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज लगेंगे। और यदि आपका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज केवल 100 रुपये लगेंगे। इसका मतलब, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे चार्जेस तब लगेंगे यदि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो ये कोई ट्रांजेक्शन चार्ज आपको नहीं लगेंगे। अब यदि इसके एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें, यानी ये फंड जो भी फंड मोबिलाइज करेगा
उसको किस एसेट्स में ये इन्वेस्ट करेगा, इसकी भी बातें करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप में समानता ये है कि लार्ज कैप में भी मिनिमम 35% और मिड कैप में मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट इनको करना ही पड़ेगा। इसका मतलब 70% कहाँ इन्वेस्ट करना ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसके बाद जो रिमेनिंग 30% बचते हैं वो या तो कर सकते हैं लार्ज कैप में, या कर सकते हैं मिड कैप में, या कर सकते हैं इन दोनों कैप के अलावा और जो कैप है उसमें, या वो कर सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% इट ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, बिकॉज ये सेबी का गाइडलाइंस है कि मिनिमम 35% लार्ज कैप में करना पड़ेगा और मिनिमम 35% मिड कैप में करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आपका फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगराइजेशन में हो। चूंकि ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगराइजेशन फंड के बारे में कैटेगरी फंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये निश्चित है कि 70% डिसाइडेड है, 30% में ये किसी और फंड में या डेट इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्ट कर। अब यदि हम फंड मैनेजर की बात करें तो इसमें मिस्टर निमेश चंदन 46 ईयर्स के हैं, बीकॉम है, एमएमएस है फाइनेंस से, इनका 23 साल का एक्सपीरियंस है और ये इक्विटी और वो दोनों मिला के 6 फंड को ये या तो अकेले या अपने किसी और को फंड मैनेजर के साथ मैनेज कर रहे हैं। दूसरे हैं मिस्टर सौरभ गुप्ता, ये 43 ईयर्स के हैं, ये सीए हैं, सीएफए हैं, बीकॉम है, इनका एक्सपीरियंस 16 ईयर्स का है और ये बजाज फिनसर्व के 2 फंड या तो अकेले या किसी और को फंड मैनेजर के साथ फंड को मैनेज कर रहे हैं। और ये दोनों मिस्टर निमेश चंदन और मिस्टर सौरभ गुप्ता ये इक्विटी पोर्शन को के फंड मैनेजर हैं और डेट पोर्शन के मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी हैं जो 41 ईयर्स के हैं, बीकॉम है, पीजीपीएसएम हैं और इनका 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये सब मिला के टोटल 7 फंड्स को ये मैनेज कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के। अब बात करते हैं, ये सारी बातें तो हो गई बजाज फिनसर्व के लार्ज एंड मिड कैप के एनएफओ के बारे में, लेकिन हमें एनएफओ में प्रोसीड करना चाहिए, एनएफओ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि आज के दिन में जो एग्जिस्टिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसकी क्या स्थिति है। बिकॉज जो भी फंड्स बाजार में मौजूद हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, अच्छे या बुरे। ये फंड 6 तारीख को लॉन्च हुआ है, 20 तारीख को बंद होगा, उसके बाद फिर ये परचेज करेंगे, रीपरचेज करें, फिर ये इन्वेस्ट करेंगे आपका मोबाइलाइज फंड को, तो इसको टेस्ट होना बाकी है। सो बिफोर गोइंग इनटू द एनएफओ हमें ये देखना चाहिए क्या इसी सेगमेंट का जो बाजार में आज के दिन में फंड है उसकी क्या स्थिति है। तो बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग फंड है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि 1 साल पुराने फंड देखें तो टोटल 27 फंड आज के दिन में लार्ज एंड मिड कैप के फंड हैं। एक फंड ऐसा है जो 1 साल उनका पूरा नहीं हुआ, मतलब आज के दिन में कुल 28 फंड हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड के। 3 साल से पुराने 27 फंड हैं, 5 साल से पुराने 22 फंड हैं और 10 साल से पुराने केवल 19 फंड हैं। अब यदि इसके रिटर्न की बातें करें तो हमने रिटर्न में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट्स में रिटर्न को देखने की कोशिश की है और उसमें इसका हमने एवरेज भी देखा है, मीडियन भी देखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, एवरेज रिटर्न जो है लार्ज एंड मिड कैप का 1 ईयर के टाइम होरिजन में 37.8% है, 3 ईयर्स में इट इज 20.71%, 5 ईयर्स में इट इज 19.37% और 10 ईयर्स में इट इज 8.04%। इसका मतलब जो एवरेज रिटर्न है, फॉर एग्जांपल यदि 27 फंड यहाँ हैं तो 27 फंड का एवरेज जो निकलता है इट इज 37.8%। 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट में इट इज 19 फंड्स का जो एवरेज निकलता है इट इज 18.04%। अब बात करते हैं हम इसके मीडियन की। मीडियन का मतलब सिंपल शब्दों में यदि यहाँ 27 फंड हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो 13th या 14th फंड का, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मीडियन रिटर्न का मतलब रिटर्न के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो 13वां या 14वां फंड होगा उसका जो रिटर्न होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन रिटर्न। और उस फंड का मीडियन रिटर्न जैसे यहाँ बात करते हैं 1 ईयर की थी 37.22, 3 ईयर्स का 20.42, 5 ईयर्स का 19.4 और 10 ईयर्स का 17.32। अब यदि एवरेज और मीडियन को कंपेयर करें यदि हम तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 37.8 यहाँ है, 37.22 यहाँ है,
20.71, 20.42 ऑलमोस्ट बराबर है, 19.37, 19.40 ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ भी हालांकि थोड़ा डिफरेंस है, मीडियन थोड़ा कम है, लेकिन इसको माना जा सकता है 10 ईयर्स के स्लॉट में इट इज ऑलमोस्ट बराबर। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी के लार्ज मिड कैप 250 TRI का रिटर्न इन टाइम स्लॉट में 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में क्या था। तो हम देखते हैं 1 ईयर के स्लॉट में इट इज 40.8%, 3 ईयर्स में 22.23%, 5 ईयर्स में 20.80% और 10 ईयर्स में 19.44%। अब सबसे पहले इसके बाद फिर चर्चा करेंगे इस पर। अब यदि हम देखते हैं कि 1 ईयर के टाइम स्लॉट्स में लार्ज एंड मिड कैप का जो 27 फंड थे, या जिस टाइम स्लॉट में जितने फंड्स थे, उस फंड में सबसे अधिक रिटर्न और उसमें सबसे कम रिटर्न की क्या स्थिति। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट रिटर्न की। तो लार्ज एंड मिड कैप में 1 ईयर के स्लॉट में जिस फंड ने सबसे अधिक रिटर्न दिया था वो अमाउंट था 51.83%। 3 ईयर्स के टाइम स्लॉट में सबसे अधिक रिटर्न दिया था 29.15%। 5 ईयर्स के टाइम स्लॉट में सबसे अधिक दिया 25.66% और 10 ईयर्स में दिया था 23.84%। अब यदि हम देखें इस रेस्पेक्टिव टाइम स्लॉट्स में सबसे लोएस्ट रिटर्न उस सेगमेंट में कितना था, तो लोएस्ट रिटर्न 24.36% था 1 ईयर में, 12.79% था 3 ईयर्स में, 15.10% था 5 ईयर्स में और 10 ईयर्स में इट वाज 23.8। अब यदि इन सारे रिटर्न को एक साथ देखें तो हमें 2-3 बातें समझ में आती हैं। सबसे पहली बात कि एवरेज और मीडियन का रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर है, 37, 37, 20, 20, 19, 19, 18, 17। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, अदरवाइज 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट में ये करीब करीब बराबर है। अब यदि एवरेज और मीडियन को कंपेयर करें उसके इंडेक्स के रिटर्न में, मींस निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI के रिटर्न के साथ करें, तो हम देखते हैं जैसे 1 ईयर में देखते हैं 37, 40, 20, 22, 19, 20, 17, 19, मतलब सारे ही टाइम स्लॉट्स में इंडेक्स का बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो बेहतर रिटर्न है यदि हम कंपेयर करें उसके एवरेज और मीडियन रिटर्न से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको लगता है कि आप फंड को प्रॉपरली शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते, कहां तक शॉर्टलिस्ट कर, जितने टोटल नंबर ऑफ फंड्स हैं उसमें से मीडियन के ऊपर वाले फंड सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो बेहतर है आप उसके इंडेक्स फंड में निफ्टी, और यदि आपने सोचा है कि लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में कोई इन्वेस्ट करना है तो बेहतर है आप लार्ज एंड मिड कैप के इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करें, सो दैट कि आपको मीडियन से कम 3-4-5% के आसपास से बेहतर रिटर्न मिलेगा। अब यदि आपको लगता है कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप फंड को अपने फाइनेंशियल विजडम को यूज करके वो फंड सेलेक्ट कर सकते हैं जो मीडियन के, मीन्स ये कह सकते हैं कि रिटर्न के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टाइल का जो फंड है उसमें से किसी एक फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर फाइनेंशियल विजडम, देन इट इज बेटर कि गो फॉर द एक्टिव फंड, एक्टिवली मैनेज फंड, मतलब इंडेक्स फंड में आपको नहीं करना है। क्योंकि इसका एक ही कारण है कि देखिए इंडेक्स फंड 40, हाईएस्ट 51, 22, 29, 20, 25, 19 एंड 20 में 4-5%, 6% का डिफरेंस जो है एक्सेप्ट 1 ईयर के स्लॉट में हर एक टाइम पीरियड में 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में। और यदि आप समझते हैं कि आप जितने फंड हैं उसके टॉप क्वार्टाइल के जो भी फंड्स होंगे उसको यदि आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट, देन इट इज बेटर कि गो फॉर द एक्टिवली मैनेज फंड। हम मान के चलते हैं यदि हम इस पोजीशन में हैं कि 25 टॉप क्वार्टाइल के फंड्स में से किसी एक फंड को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, इसका मतलब यदि हमने वो सिलेक्ट कर लिया होता 10 साल पहले, हमें रिटर्न जो मिलता ये कहीं ना कहीं मुझे 19, यदि 10 ईयर के स्लॉट की बातें करें तो 19 और 23 के बीच का कोई फंड होता, वो फंड सेलेक्ट कर सकता मैं जिसका रिटर्न 10 ईयर के स्लॉट्स में 19 और 23 से
21-22% के आसपास वाला रिटर्न फंड हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। यदि 5 ईयर्स की बातें करें तो 20 से 25 के बीच, इसका मतलब यहाँ पे 22-23% के आसपास का हम फंड यदि सेलेक्ट कर लेते तो सोचिए कि आपको 10 ईयर्स के स्लॉट में आप इस पोजीशन में यदि हैं कि 21-22% वाले फंड को, वो फंड जो 21-22% का 10 ईयर्स में दे रहा है रिटर्न, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो बेहतर है। अब देखें जनाब, यदि इस पोजीशन में है कि 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट्स में आप 22% का रिटर्न वाले फंड को लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, तो जनाब 10 ईयर्स में 22% का CAGR, इट्स ए वेरी गुड CAGR। ये चूंकि पिछले 10 सालों से टेस्ट हो चुका है तो इसकी पूरी संभावना है कि यदि कोई टॉप क्वार्टाइल के फंड में से कोई फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 20, 21, 22% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। यदि आपको 20-22% का रिटर्न मिलता है 10 ईयर्स के CAGR में, अब आप कंपेयर करते हैं बजाज फिनसर्व के लार्ज एंड मिड कैप NFO की, जिसकी बातें हम कर रहे थे। जनाब इस फंड को अभी अपने को टेस्ट देना है। ये जितने फंड्स अब 27-28 फंड हैं, जैसे 10 ईयर्स के स्लॉट में 19 फंड्स है, ये 19 फंड पिछले 10 सालों से टेस्ट होते आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस टाइम स्लॉट में सबसे अधिक दिया 23%, सबसे कम दिया 15%। लेकिन ये फंड बजाज फिनसर्व हो सकता है कि इससे बेहतर जो इनका जो हाईएस्ट है इनका 10 ईयर्स के स्लॉट में या 5 ईयर्स स्लॉट में, उससे बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो लोएस्ट दिया है रेस्पेक्टिव स्लॉट्स में उससे खराब परफॉर्मेंस दे। सो ये क्या करेगा, ये आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि ये फंड अच्छा है या खराब है। यदि ये फंड अच्छा भी होता है तो जनाब NFO क्लोज होने का मतलब नहीं है कि दिस इज एंड ऑफ द डे। लंबे सालों तक ये फंड चलेगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद यदि आपको लगे कि फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो यू मे गो इन दिस फंड। बिकॉज मैं बार बार कहता हूं कि NFO में इन्वेस्ट करने का मतलब NFO कह के इन्वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि NFO में कुछ नई बातें हैं, कुछ नई फीचर्स हैं, कुछ नई संभावनाएं दिख रही हैं आपको, तो यू मस्ट गो फॉर NFO। इफ नॉट, जो एग्जिस्टिंग फंड हैं, चूंकि हमें लगता है कि 20-22% के आसपास का मैं फंड शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ 10 के CAGR में, तो बेहतर है कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसके टॉप क्वार्टाइल में फंड यदि आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, तो बेटर टू गो फॉर द एग्जिस्टिंग फंड, नॉट द NFO। लेकिन ध्यान रखें इन्वेस्ट करने के समय, हालांकि ये सारे ये CAGR है, XIR का नहीं है, ध्यान रखें इन्वेस्टमेंट करने के समय ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको बेहतर है कि इन्वेस्ट करें SIP में, ना कि लमसम में। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा होता है इन्वेस्टर्स का, बिकॉज उनके परसेप्शंस अलग अलग होते हैं और परसेप्शंस के हिसाब से वो डिफरेंट टाइप के जो फंड मुझे पसंद हो सकता है उनको पसंद ना हो, इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।